Hi everyone. Today we are talking about payment banks and e-banking in India. पेमेंट बैंक क्या है, कैसे काम करता है, इसकी फंक्शनिंग क्या है और इनके बेनिफिट क्या है, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। पेमेंट बैंक, जैसा कि आप सब जानते हैं कि डिजिटल इकोनॉमी का एक नया फेस है, एक नया मोड़ है पेमेंट बैंक। और ये पेमेंट बैंक है क्या? ये बैंक्स का इंडियन बैंक्स का एक नया मॉडल है, डिजिटल मॉडल है, जो कि स्मॉलर स्केल पर ऑपरेट करता है और इस बैंक में किसी भी तरह का कोई क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है। और इस बैंक में जो जमा राशि है वो कितनी हो सकती है, जो डिमांड डिपॉजिट्स है वो अप टू ₹1,00,000 का जो लिमिट है उसे करा गया है। कोई भी व्यक्ति जो है 1,00,000 रुपए तक का अपना अमाउंट इस खाते में जमा कर सकता है, इन बैंक्स के अकाउंट में। और ये बैंक जो है बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, जैसे मोबाइल पेमेंट्स हैं, ट्रांसफ़र फैसिलिटी है, या आपने कोई कुछ परचेज़ करना है, या फिर उसके अलावा एटीएम डेबिट कार्ड्स की भी सुविधा है, नेट बैंकिंग की भी सुविधा है और थर्ड पार्टी फ़ंड ट्रांसफ़र की भी सुविधा दी जाती है। परंतु ये बैंक्स और बैंक्स की तरह ना तो क्रेडिट देते हैं, ना ही किसी भी तरह का लोन एडवांसेस प्रोवाइड करते हैं। वाई पेमेंट बैंक इन इंडिया? क्यों है पेमेंट बैंक? इसका क्या कारण है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है इन पेमेंट बैंक्स का? इन पेमेंट बैंक्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि स्मॉल बिजनेसमैन को और लो इनकम हाउस होल्ड्स को, या जो माइग्रेंट लेबर है, वर्कफोर्स है, जो भी दूर दराज एरिया में रहते हैं, जो कि जहाँ पर बैंक्स अवेलेबल नहीं है, उन सब को बैंक्स के साथ जोड़ना है, उन सब को बैंकिंग फैसिलिटी देना है, फाइनेंशियल सर्विसेज देना है। और किस तरह से देना है? क्योंकि ये बैंक्स कैसे हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंक्स हैं, राइट। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनवायरनमेंट में रहते हुए टेक्नोलॉजिकली उन्हें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना है नेटवर्किंग के थ्रू। और यदि बात करें हम इसकी बैकग्राउंड की कि कैसे इन पेमेंट बैंक्स को तैयार किया गया है इंडिया में, वो किस प्रकार से हैं। आरबीआई ने 2013 में एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया अंडर द हेड ऑफ डॉक्टर नचिकेत मोर, और इस बात पर स्टडी किया गया कि स्मॉल बिजनेसमैन और लो इनकम जो हाउस होल्ड्स हैं उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज को दिया जाए। और इस कमेटी ने जनवरी 2014 में आरबीआई को रिपोर्ट अपनी सबमिट की, जिसमें इस कमेटी का जो सुजेशन था, एक इस प्रकार के बैंक को, इस प्रकार के स्पेशलाइज्ड बैंक को इंट्रोड्यूस करना था, जो कि लो इनकम ग्रुप्स या स्मॉल बिजनेसेस को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके। एंड 2016 तक इस प्रकार से हर इस तरह से करना था कि हर इंडियन व्यक्ति का अपना एक बैंक अकाउंट तैयार हो जाए। ठीक है, तो ये एक बैकग्राउंड थी इस बैंक की। तो इसके आधार पर बैंक्स को एस्टैब्लिश किया गया इस बैकग्राउंड के बेस पर। और आज के डेट में पेमेंट बैंक्स जो हैं उनके नाम मैं बोल रही हूँ जो इंडिया में चल रहे हैं: एयरटेल पेमेंट बैंक्स, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स, फिनो पेमेंट बैंक्स, जियो पेमेंट बैंक्स, पेटीएम पेमेंट बैंक्स, एनएसडीएल पेमेंट बैंक्स एंड मोर। तो इस तरह से पेमेंट बैंक्स को इस्टेब्लिश किया गया है और डिजिटल इकोनॉमी में डिजिटल वर्क कर रहे हैं ये सब पेमेंट बैंक्स। और ये आपके सामने मैंने आपको एक दिखाया है, एक लोगो बना हुआ है जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा बनाया गया है। आपका बैंक आपके द्वार। तो सब जो बैंकिंग है मोबाइल बैंकिंग के थ्रू किया जा रहा है और बहुत ही आसान हो गया है। घर बैठकर अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप के थ्रू आप अपने बैंक को के साथ डील कर सकते हैं, अपने अकाउंट का बैलेंस भी देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पेमेंट बैंक।
पेमेंट बैंक के क्या काम हैं, किस तरह से पेमेंट बैंक काम कर रहा है। तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन है कि किस तरह से वर्क कर रहा है, ये जो पेमेंट बैंक्स हैं ये 1 लाख रुपए तक का डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। मैक्सिमम लिमिट जो है 1 लाख दी गई है, इससे ज़्यादा का डिमांड डिपॉजिट नहीं किया जा सकता अभी इस बैंक में। हो सकता है इन फ्यूचर इस लिमिट को बढ़ा दिया जाए। एंड कस्टमर जो है अपना सेविंग अकाउंट भी खोल सकता है और करंट अकाउंट भी ओपन कर सकता है। और इसके अलावा ये बैंक डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड की फैसिलिटी भी देते हैं। इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है इस तरह के पेमेंट बैंक्स पे। और यदि फंड ट्रांसफ़र की बात करें तो आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस जैसी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल की गई हैं इस पेमेंट बैंक में। और पेमेंट बैंक जो है उसका फ़ायदा जो लोग ले रहे हैं वो अपने यूटिलिटी बिल्स को पेमेंट करने में ले रहे हैं, तो बहुत आसान हो गया है। लंबी लंबी लाइंस में नहीं लगना पड़ता आज पेमेंट बैंक्स की हेल्प से। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, मोबाइल बिल्स पे करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो आप सभी तरह की फैसिलिटी इसमें ले सकते हैं, अपने यूटिलिटी बिल्स को पे कर सकते हैं और बहुत सी फैसिलिटीज़ इसके अलावा ले सकते हैं। और ये जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अदर बैंक्स के, कौन से एरियाज़ में, कौन से एरिया जो अनबैंक्ड एरियाज़ हैं उनमें ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का काम कर रहे हैं, क्योंकि जिन एरियाज़ में किसी भी तरह की बैंक की ब्रांच नहीं है या किसी भी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ वर्क नहीं कर रहा है, वहाँ पर डिजिटल बेस पर ये बैंक्स उन व्यक्तियों को बैंक्स के साथ जोड़ रहे हैं, बैंक के साथ जोड़ रहे हैं, बैंकिंग फैसिलिटी दे रहे हैं जहाँ पर इस तरह की अनबैंक्ड एरियाज़ हैं। देन पेमेंट बैंक किस तरह की सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो इन पेमेंट बैंक से आपको नहीं मिलता। सबसे पहली बात है कि लैंडिंग नहीं करता ये बैंक। लैंडिंग में आप इस बैंक से किसी भी तरह का लोन या क्रेडिट फैसिलिटी नहीं ले सकते हैं, इसीलिए ये बैंक्स क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर रहे हैं। और 1 लाख तक का मैक्सिमम इसमें डिपॉजिट होल्ड किया जाता है, इससे ज़्यादा की लिमिट उसमें नहीं दी गई है। और एनआरआईज का जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये पेमेंट बैंक। और इस तरह के जो पेमेंट बैंक्स को ऐसा अलाउ नहीं किया गया कि वो अपनी सब्सिडरीज़ को सेटअप करें टू गिव द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इस प्रकार से ये भी इसमें अलाउ नहीं किया गया है। देन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पेमेंट बैंक, इसके फ़ायदे क्या हैं पेमेंट बैंक के, किस तरह के फ़ायदे दे रहे हैं ये पेमेंट बैंक। सबसे पहली बात है कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ वाइड कवरेज है। इसकी जो कवरेज हो रही है, इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है। और हो सकता है जिस प्रकार से समय चल रहा है, कोरोना का समय है, टाइम है, और डिजिटलाइजेशन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो हो सकता है इन फ्यूचर ये एरिया जो बैंक्स हैं अपना कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लें। और इसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट को बियर नहीं करना पड़ता, क्योंकि इस तरह से जैसे बैंक्स के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बिल्डिंग में बैंक बनाया जाता है, तो इस तरह की किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को इसमें नहीं तैयार करना होता, क्योंकि ये बैंक्स कैसे वर्क कर रहे हैं, डिजिटल बेस पर वर्क कर रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी इसमें सेव हो जाती है। इसके अलावा कन्वीनियंस रहती है किसी भी तरह की बैंकिंग एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करते हुए। और रिस्क भी बहुत कम रहता है, क्योंकि इसके सभी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के द्वारा जो है सिक्योर किए जाते हैं, उसकी गारंटी ली जाती है उससे। एंड इसमें लिक्विडिटी भी है, क्योंकि इसके फंड्स की जो हैं इस बैंक के फंड्स हैं उनका 75% फंड्स का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में यानी कि ट्रेजरी बिल्स एट्सेट्रा में इन्वेस्ट किया गया है, जो कि आसानी से लिक्विड हो जाती हैं यानी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसलिए रिस्क भी कम है और लिक्विडिटी की भी फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। क्योंकि ये बैंक क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देते हैं, इसलिए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई ऐसा लोन या एडवांस आप उस बैंक को वापस ना मिले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो नो नॉन परफॉर्मिंग असेट
और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कंपैरेटिवली टू अदर बैंक्स ज़्यादा होता है। तो अगर आप इसके बैंक अकाउंट में अपना सेविंग करते हैं तो वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से एज़ कम्पेयर टू द अदर बैंक्स आपको फ़ायदा देते हैं। इस पेमेंट बैंक का डिसएडवांटेज क्या है, क्या नुकसान है इन पेमेंट बैंक्स का, तो अब इसके बारे में बात करेंगे। यदि आपको किसी भी तरह का लोन चाहिए, एडवांसेस चाहिए या क्रेडिट चाहिए तो वो आपको इस बैंक से नहीं मिल सकता। ओनली कैन पे एंड रिसीव डिजिटल मनी, सो इट इज़ ओनली यूज फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन वैलेट टू अदर, क्योंकि हम यहाँ किस मनी में बात कर रहे हैं, डिजिटल मनी में। यदि आपको ट्रांसफ़र करना है किसी और अकाउंट में तो आपके अकाउंट से पैसा अपने आप ही दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ डिजिटल मनी की बात कर रहे हैं। पेपर मनी की हम बात कि पेपर आपने पहले पेपर मनी आपने निकलवाई, फिर दूसरे बैंक में आप जमा करवाने गए तो वो पॉसिबिलिटी आपकी ख़त्म हो जाती है। एंड आप इसमें मान लीजिए आप कैश लेना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं अपने मोबाइल के थ्रू, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। और इसमें डिपॉजिट भी 1 लाख की लिमिट है, इससे ज़्यादा की डिपॉजिट इसमें नहीं होती है। एनआरआई इसमें डिपॉजिट नहीं करवा सकते हैं और लोगों का भी अभी तक इसमें ट्रस्ट नहीं बना है। अभी लोग अवेयर नहीं है इस तरह के बैंक्स में, और जो इसमें हैकिंग होने की संभावना बहुत है या साइबर क्राइम होने की संभावना बहुत है, तो अभी लोग इस तरह की सुविधा में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। और इन बैंक्स के लिए भी ज़रूरी है कि अपने लिए फायरवॉल्स को तैयार करें ताकि कोई भी इन्फिल्ट्रेटर यानी कि कोई भी किसी भी तरह का गलत जो है इसमें फ्रॉडी वर्क ना हो पाए, हैकिंग ना हो पाए, साइबर क्राइम से ही अपने आप को बचा सकें। और अभी भी लोग इसके लिए अवेयर नहीं है, पूरी तरह से अवेयरनेस की यहाँ पर कमी है। देन नेक्स्ट जो आता है हमारा काम आता है वो क्या है, ई बैंकिंग। ई बैंकिंग क्या है? ई बैंकिंग भी, जिसका नाम दूसरा नाम क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग है, और वर्चुअल बैंकिंग भी इसका दूसरा नाम गिवन है। तो ई बैंकिंग में के केस में क्या होती है ई बैंकिंग, यदि हम इलेक्ट्रॉनिकली बैंकिंग फैसिलिटी लेते हैं तो वो क्या बन जाती है, ई बैंकिंग, विच इज़ सेफ, फास्ट, इजी एंड एफिशिएंट। ठीक है, जो कि सेफ भी है, फास्ट भी है, इजी भी है, एफिशिएंट भी है, और जो हमें 24/7 बेसिस पर, आवर्स पे बेसिस पर हमें ये फैसिलिटी देती है। यानी कि पूरा वीक हमें इसकी फैसिलिटी, कभी भी आप अपने लिए किसी भी तरह से एक्टिविटी करना चाहें, डिजिटल एक्टिविटी बैंकिंग से रिलेटेड, वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये सर्विसेज आपको 24/7 आवर्स आपको अवेलेबल है। और जो कस्टमर्स हैं किसी भी तरह की बैंकिंग वेबसाइट्स पे जाकर किसी भी तरह की जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं जो बैंक से रिलेटेड हैं वो आसानी से यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी। इंटरनेट फैसिलिटी से वो बैंक की वेबसाइट पर जाकर बैंक से रिलेटेड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। तो इसमें जो फैसिलिटी हमें मिलती है वो कैसी है, कस्टमर इसमें किसी भी तरह का जो है जो भी किस तरह की फैसिलिटीज़ इसमें अवेलेबल हो रही हैं, कस्टमर अपने इस अकाउंट का स्टेटमेंट जान सकता है, अपना बैलेंस जान सकता है, यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट कर सकता है, चेक बुक के लिए रिक्वेस्ट करवा सकता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर सकता है। वो एक बैंक से दूसरे बैंक भी हो सकता है, वो एक ही बैंक का दूसरा खाता भी हो सकता है। तो इस तरह से वो इजीली इन फैसिलिटीज़ को डिजिटल बैंकिंग फैसिलिटीज़ के थ्रू यानी कि ई बैंकिंग के थ्रू कर सकता है। तो इसमें जो मेन हमारे पास ई बैंकिंग सर्विसेज हैं वो कौन कौन सी प्रोवाइड की हैं, सबसे पहला है डेबिट कार्ड। आज की डेट में सब व्यक्तियों के पास अपने अकाउंट के साथ डेबिट कार्ड जुड़ा होता है। ये ई बैंकिंग सर्विसेज को इस डेबिट कार्ड ने बहुत ही आसान बना दिया है। डेबिट कार्ड को हम प्लास्टिक मनी भी कहते हैं, जो कि विड्रॉल करने से, मान लीजिए आपने अपने पैसे का विड्रॉ करना है तो आप अपने एटीएम
पर जाकर एटीएम का इस्तेमाल करके उसमें से मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। यदि आपने कहीं शॉपिंग की है, अपने कार्ड को स्क्रैच करिए, आप कार्ड का नंबर डालिए, पिन डालिए, आप उसकी सहायता से शॉपिंग भी कर सकती हैं। और किसी भी तरह की कोई पेमेंट करनी है आपको अपने बैंक अकाउंट की, कहीं पे मान लीजिए कोई बच्चे की फ़ीस देनी है, ऑनलाइन पेमेंट्स हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट्स को इस डेबिट कार्ड की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। ये आपके पास एक डेबिट कार्ड का जो है हमने आपको चित्र दिखा दिया है। वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि डेबिट कार्ड किस तरह से होता है, तो ये डेबिट कार्ड आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड भी सेम वैसी ही फैसिलिटी है जैसे कि डेबिट कार्ड है। उसे भी प्लास्टिक मनी का नाम दिया गया है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, यानी कि क्रेडिट की फैसिलिटी मिलती है। यानी कि आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा लिमिट करके उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर फैसिलिटी दी जाती है कि आप अकाउंट से एक लिमिट के अंदर पैसे को जो है उस लिमिट को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में आप ऑथोराइज्ड आउटलेट से परचेज भी कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू, और एटीएम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मनी को विड्रॉ करने के लिए। तो ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों ही प्लास्टिक मनी का नाम है। तो क्रेडिट कार्ड का ये आपको दिखा दिया हमने कि किस तरह के क्रेडिट कार्ड अवेलेबल होते हैं आपके पास। कोई भी बैंक जो है अपने क्रेडिट कार्ड देता है, उसमें उसका नंबर, उसके साथ साथ उसका पिन होता है और उसके सिग्नेचर होते हैं, ठीक है, उस पर्सन के। तो ऐसे में क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी आप एटीएम्स पर और स्क्रैच करने पर और शॉपिंग्स के लिए या फिर ओवरड्राफ्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन आते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसको आप एटीएम भी कहते हैं, इन शॉर्ट ज़्यादातर एटीएम हम बोलते हैं इसे। तो इसकी भी जो फैसिलिटीज़ हैं, जगह जगह बैंक्स ने अपने ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स को लगाया हुआ है, और जो फैसिलिटीज़ हैं पूरे हफ्ते 24 आवर्स इंटू 7 डेज़ बेसिस पर मिलती ही मिलती हैं, जिसमें आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं फ़ंड्स को, और अपने अकाउंट बैलेंस की जानकारी भी ले सकते हैं। और ऐसे में आपको ज़रूरत ही नहीं महसूस होती कि आप अपने बैंक अकाउंट में विज़िट करें। ये सब फैसिलिटीज़ आप एटीएम मशीन से ले सकते हैं और लंबी कतारों में बैंक में लगने की आवश्यकता नहीं है। ये एटीएम का आपको चित्र दिखा रहे हैं हम। जगह जगह एटीएम मशीन्स लगी हुई हैं, लोग पैसे निकलवा रहे हैं, और बहुत आसानी से ये फैसिलिटी जो है, थोड़ी सी जानकारी होने पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देन देयर इज़ फ़ंड ट्रांसफ़र एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस तरह की पॉसिबल है ई बैंकिंग में। सबसे पहला है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, जिसको हम NEFT भी कहते हैं। और NEFT किस तरह से फैसिलिटी देती हैं, इसका जो शॉर्ट नेम है हम NEFT से कहते हैं, और ये एक नेशनल वाइड सिस्टम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली फ़ंड को ट्रांसफ़र किया जाता है आसानी से। और जो टाइमिंग दिया है, सेटलमेंट टाइम दिया हुआ है फ्रॉम 8 to 7 PM है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जैसे उसका ऑल वर्किंग डेज़ का। अगर आपको कहीं फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो आप सुबह 8 से 7 बजे में इसका सेटलमेंट हो जाता है और बैंक में जाकर आप NEFT करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक लिमिट भी है। अगर आपका अकाउंट है बैंक में, ठीक है, और आप मनी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं दूसरे अकाउंट में, तो इसमें कोई अमाउंट पर कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी अमाउंट NEFT के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट बैंक में नहीं है तो ऐसे में कैश रेमिटेंसेस जो आप करना चाहते हैं NEFT के थ्रू, उसकी मैक्सिमम लिमिट है 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपये तक का कैश रेमिटेंसेस देकर, यानी कि कैश फॉर्म में आप NEFT करवा सकते हैं और मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है रियल टाइम मनी ट्रांसफ़र।
तो इस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या होता है? ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट भी उसी तरह का ही एक हमारा फैसिलिटी है मनी ट्रांसफ़र को लेकर। तो इसके अंदर क्या किया जाता है? रियल टाइम का मतलब क्या है? इसमें आपको सबसे पहले हम इसका अर्थ बता दें कि इसका मीनिंग क्या है। रियल टाइम एंड ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम मीन्स पेमेंट ट्रांजैक्शन इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू एनी वेटिंग पीरियड, यानी कि आपको वेट करने की आवश्यकता नहीं है कि कब मनी का ट्रांसफ़र कितने टाइम बाद किया जाएगा। देन ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब है कि ट्रांजैक्शन है 1-to-1 बेसिस पर सेटल कर दी जाती है। उसमें इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को साथ के साथ सेटल कर दिया जाता है। उसमें किसी तरह का ग्रुप बनाने की, कि बंचिंग करने की या नेटिंग करने की किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं होती है कि दूसरे ट्रांजैक्शन के साथ इसकी बंच बनाया जाए, तो वो आवश्यकता नहीं है। इंडिविजुअल सेटलमेंट कर दी जाती है और फास्टेस्ट जो है सेटलमेंट होती है इसमें मनी ट्रांसफ़र की। और वन ओनली कोर बैंकिंग सिस्टम ब्रांचेस हैव दिस फैसिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीबीएस ब्रांच में ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। और इसमें जो मिनिमम लिमिट है वो है 2 लाख की। आप आरटीजीएस कितने से करवा सकते हैं? मिनिमम अगर आप 2 लाख रुपए से करवाना चाहते हैं, सॉरी ये 1 2 3 4 5, तो 2 लाख रुपए चाहिए आपको, मिनिमम लिमिट चाहिए जिसमें आपका आरटीजीएस हो जाएगा। और इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। आप 10 लाख का भी करवा सकते हैं, आप 20 लाख का भी करवा सकते हैं, तो इसकी कोई अपर लिमिट इसमें गिवन नहीं है आरटीजीएस को करवाने के लिए। तो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र है ई बैंकिंग के थ्रू, ठीक है, तो उसमें कोई लिमिट नहीं फिक्स की हुई। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आरटीजीएस एंड एनईएफटी? तो आरटीजीएस कैसी प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि जैसे ही आपने आरटीजीएस करवाया साथ के साथ इंडिविजुअली उसका सेटलमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन एनईएफटी में इट्स नॉट ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इसमें पहले बैचेस बनाए जाएंगे, बंचेस में बनाया जाएगा, फिर उनको सेटल किया जाएगा, यानी कि उसमें कुछ समय लग जाता है। और इसमें आरटीजीएस का जो मिनिमम अमाउंट है वो 2 लाख है। निफ्ट में किसी भी तरह का जो है अगर आप नहीं है इसमें कोई सेटलमेंट मिनिमम अमाउंट, लेकिन यदि अगर कैश रेमिटेंसेस कर रहे हैं और आपका अकाउंट नहीं है बैंक में, तब उस केस में 50,000 की उन्होंने लिमिट फिक्स की हुई है। बट अगर आपका अकाउंट है तो उसके लिए कोई मिनिमम लिमिट फिक्स नहीं की गई बैंक्स ने। देन मोबाइल एंड टेली बैंकिंग। मोबाइल एंड टेली बैंकिंग क्या है? मोबाइल बैंकिंग क्या होती है कि जिसमें मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है बैंकिंग एक्टिविटीज़ को करने के लिए, और उसके लिए ज़रूरी है इंटरनेट। यदि आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी है, आप अपने मोबाइल के थ्रू बैंकिंग ट्रांजैक्शन को आसानी से कर सकते हैं। और इसको नेट बैंकिंग का ही एक्सटेंशन कहा जाता है, मोबाइल बैंकिंग को, ठीक है। तो मोबाइल में आप देख लीजिए, किसी भी बैंक की उस पर चली जाइए, वेबसाइट पे चली जाइए, या बैंक की आप जो उन्होंने एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लीजिए, और उसके थ्रू आप डायरेक्टली बैंकिंग एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेली बैंकिंग। टेली बैंकिंग क्या है? इसमें टेली बैंकिंग में क्या दिया जाता है, आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अबाउट योर बैंक बैलेंस और द लेटेस्ट ट्रांजेक्शन। उसके लिए वो क्या देते हैं, अपने कुछ नंबर दे देते हैं, ठीक है। आप उसे डायल करिए और उन डायल नंबर्स के थ्रू आपको वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। जो भी आप चाहते हैं आप डायल करिए, नंबर आपके पास है, डायल नंबर होगा, और आप उसे डायल करके किसी भी तरह से अपने बैंक बैलेंस की जानकारी ले सकते हैं, या कोई लेटेस्ट ट्रांजैक्शन है उसके बारे में जान सकते हैं। ये आपका मोबाइल बैंकिंग का हमने एक पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट कर दिया कि आप क्या क्या कर रहे हैं इस मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। बिल की पेमेंट कर रहे हैं, फ़ंड का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मल्टीपल अकाउंट्स का चेक कर रहे हैं, और ये 24/7 अकाउंट असेस है, जब मर्जी आप अकाउंट को असेस करिए, और रीसेंट ट्रांजेक्शन्स को व्यू कर रहे हैं, अपने बैलेंसेस को चेक कर सकते हैं, और कोई शेड्यूल्ड पेमेंट हैं उसको आप कैंसिल भी
कर सकते हैं। तो इस तरह से मोबाइल बैंकिंग के थ्रू से आप अपने घर में बैठे बैठे अपने मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की बैंकिंग एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। देन आता है कोर बैंकिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कोर बैंकिंग सिस्टम? ये कोर बैंकिंग सिस्टम क्या है? इस सिस्टम में कस्टमर का जो है स्टेटस ही चेंज कर दिया गया है। कैसे? कि जो कस्टमर पहले एक बैंक ब्रांच का कस्टमर होता था, ठीक है, उसे कस्टमर ऑफ अ ब्रांच बोलते थे। कि मान लीजिए कोई एसबीआई की एक ब्रांच है, उसमें कस्टमर ने अपना अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, तो वो उस ब्रांच का कस्टमर बन गया। लेकिन अब उसे कस्टमर ऑफ बैंक बना दिया गया थ्रू कोर बैंकिंग सिस्टम। इसके अंदर क्या किया गया है कि जो सीबीएस ब्रांच है, अगर आपका अकाउंट उस सीबीएस ब्रांच में है तो आप पूरे इंडिया में उस बैंक की किसी भी सीबीएस ब्रांच से अपने उस पर्टिकुलर सीबीएस ब्रांच के अकाउंट को डील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर अकाउंट इज़ इन एसबीआई दिल्ली। आपका किसी दिल्ली में किसी ब्रांच में एसबीआई की ब्रांच में अकाउंट है और वो ब्रांच जो है कोर बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत आती है। तो आप उस ब्रांच के अकाउंट को मुंबई में एसबीआई की जो ब्रांच होगी, जो कोर ब्रांच होगी, उससे आप अपने अकाउंट को डील कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भारत में कहीं पर भी बैठकर अपनी सीबीएस ब्रांच अकाउंट को डील कर सकते हैं। तो ये आपका सीबीएस सिस्टम है। देन लास्ट इज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम क्या है? इसमें क्या किया जाता है? ये इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र का एक मोड है जिसमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो है फ़ंड को ट्रांसफ़र किया जाता है और ये फ़ंड ट्रांसफ़र क्लियरिंग हाउस की हेल्प से किया जा रहा है। इसमें बीच में क्या आ रहा है? क्लियरिंग हाउस आ रहा है। और जो ईसीएस जो क्रेडिट है, अगर उसमें क्रेडिट करना, इज़ यूज फॉर अफोर्डिंग क्रेडिट टू अ लार्ज नंबर ऑफ बेनिफिशरीज बाय रेजिंग अ सिंगल डेबिट टू एन अकाउंट। एक अकाउंट से मान लीजिए डिविडेंड जाना है तो यहाँ एक अकाउंट खुल गया, क्लियरिंग हाउस आ गया, वो अलग अलग अकाउंट्स में डिविडेंड को ट्रांसफ़र कर देंगे, इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये एक अकाउंट है जिसमें से क्लियरिंग हाउस की हेल्प से ये दूसरे खातों में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसी तरह से अगर पेमेंट्स की बात हुई तो ईसीएस की हेल्प से अकाउंट्स को डेबिट भी किया जाता है। मान लीजिए अब यहाँ पर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट है, हाउस टैक्स की पेमेंट है, तो इंडिविजुअल 1, इंडिविजुअल 2, इंडिविजुअल 3, इंडिविजुअल 4 पेमेंट कर रहे हैं। तो ये सब पेमेंट करके यहाँ एक अकाउंट में डाल दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। इन सब का अकाउंट यहाँ डेबिट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से दोनों फैसिलिटी दी जाती हैं, एक पेमेंट की भी और एक उनके अकाउंट्स में, बेनिफिशियरी अकाउंट्स में डालने की भी, यानी कि उसे क्रेडिट करने की भी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू। तो इससे बहुत आसान हो जाता है किसी भी तरह से अमाउंट्स को या पेमेंट्स को रिसीव करना या पे करना। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग सिस्टम। ई बैंकिंग सिस्टम के क्या बेनिफिट्स हैं? कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट हैं? कस्टमर सबसे पहला है हमारा, जिसके लिए मेन बेनिफिट्स ये फैसिलिटीज़ निकाली गई हैं, वो है कस्टमर। सबसे पहले उसे पूरा वीक इसकी फैसिलिटी अवेलेबल है। वो अपने अकाउंट की किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को ईजिली अवेल कर सकता है। यूटिलिटी बिल्स की आसानी से पेमेंट कर सकता है। अगर आपको मोबाइल के बिल की पेमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट है, वाटर पेमेंट है, हाउस टैक्स पेमेंट है, तो आसानी से इनकम टैक्स पेमेंट, मतलब किसी भी तरह से उसने हाउस टैक्स की पेमेंट है या कोई भी आपको जो गवर्नमेंट है वो उस तरह की पेमेंट्स हैं वो कर सकता है। ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स भी इजीली हो जाता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। कैश का विड्रॉल भी इजीली कर सकते हैं आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड जैसी जो फैसिलिटी के ऊपर आपको क्रेडिट फैसिलिटी भी अवेलेबल हो सकती है थ्रू ई बैंकिंग सिस्टम।
जो कि आपकी पेमेंट बैंक में अवेलेबल नहीं होती है। देन बैंक्स को क्या इसका बेनिफिट है? बैंक्स को भी इसका बेनिफिट है। वो बैंक्स के लिए क्या बेनिफिट है? पेपर वर्क उनका बहुत कम हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली इसका काम चल रहा है। कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है क्योंकि जब पेपर वर्क ही नहीं होगा और प्लस आपने उतने एम्प्लॉयज़ भी कम अपॉइंट करने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ भी उतनी कम देनी पड़ेंगी। लेकिन जो पेपर मनी है उसकी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, डिजिटल मनी से काम चल जाता है, पेपरलेस मनी से। बैंकिंग सर्विसेज का एक्सपेंशन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग लोग सर्विसेज ले रहे हैं डिजिटल बैंकिंग के कारण और बैंक्स के साथ जुड़ रहे हैं। और बैंक्स जो हैं, क्योंकि ई बैंकिंग जब होता है तो एडवर्टीज़मेंट भी करते हैं, तो उससे उनको क्या मिलती है? रेवेन्यू बैंक्स को मिलनी शुरू हो गई है। इकॉनमी के लिए क्या बेनिफिट है? हमारी जो इकॉनमी है वो तभी ग्रो करेगी जब डेवलपमेंट होगी और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। तो जब इकॉनमी में फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स के साथ जुड़ेंगे, सेविंग बढ़ेंगी, तो उससे क्या होगा कि उतना ही डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रमोट हो रही है इसके, जिससे कि सेविंग से जो है हमारी पेपर वर्क कम हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग भी हो रही हैं और वर्किंग जो है इम्प्रूव होती जा रही है, जिससे इकॉनमी क्या होगी? डेवलप होगी और पेपर भी सेव होगा। तो पेपर सेव होगा तो मतलब आपको पता ही है पेड़ पौधे कम कटेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग टू इकोनॉमी। नेक्स्ट, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बैंकिंग सिस्टम? लिमिटेशंस क्या है बैंकिंग सिस्टम के? किस तरह से वर्क कर रहा है ई बैंकिंग? तो उसकी कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। वो कमियां अभी भी हैं। सबसे पहली जो कमी है, लेस कॉन्फिडेंस, जहाँ ट्रस्ट की कमी आती है। लोग ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है, इस तरह की एक्टिविटीज़ पर। तो अभी भी लोग पूरी तरह से जुड़े नहीं हैं। अगर हम कहें 100% लोग ई बैंकिंग से जुड़ गए हैं तो नहीं, बहुत से बैंक ना तो उस पर विश्वास करते हैं और ना ही जल्दी से उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा साइबर क्राइम का भी रिस्क बना हुआ है, किसी भी तरह का फ्रॉड होना, हैकिंग होना, तो ये भी रिस्क इसमें बना हुआ है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बैंकिंग सिस्टम जो है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायरवॉल्स को बनाएं ताकि कोई भी जो गलत रूप से उसका इस्तेमाल करना चाहता है उसे ना कर पाए। देन नॉट यूज़फुल फॉर अनएजुकेटेड पर्सन। अनएजुकेटेड पर्सन इसके लिए नहीं यूज़ कर पाएंगे क्योंकि उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता है। तो जब वो इसका इस्तेमाल करना इजीली नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि कैसे है, एक्टिविटी को कैसे करना है, तो वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और एक और नुकसान रहता है कि उसमें फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन बैंक के साथ नहीं हो पाता। इंस्टॉलेशन कॉस्ट हैवी रहती हैं कि इंटरनेट भी चाहिए और एप्लीकेशंस भी डेवलप करनी है। तो ऐसे में डेबिट कार्ड भी चाहिए, क्रेडिट भी, एटीएम मशीनें भी चाहिए, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी उसमें ज़्यादा रहती है। और कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स को ईज़िली हैंडल नहीं कर पाते हैं। जितने भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ट्रांसफ़र्स या जो भी जिस तरह से होती हैं, तो उसमें वो डील नहीं कर पाते, कोई प्रॉब्लम आ जाती है। और बिगनर्स के लिए मुश्किल होती है तब तक के लिए जब तक वो उसे आसानी से यूज़ करना नहीं जान पाते हैं। तो ज़रूरी है कि बिगनर्स को कुछ समय लगता है सीखने में। शुरू में जो भी बिगनर्स होते हैं उन्हें थोड़ा डर बना रहता है इसके यूज़ के लिए। सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ तो रहते हैं ड्यू टू हैकिंग और साइबर क्राइम, तो उसको भी दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। और टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यदि इंटरनेट ही ठीक नहीं होगा तो ई बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इसलिए ज़रूरी है इंटरनेट फैसिलिटी, उसकी रेंज प्रॉपर हो, तब जाके आप ई बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ ई बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या हो? सबसे पहले ज़रूरी है कि इंटरनेट का होना।
नेट फैसिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं इंटरनेट के बेस पर। इंटरनेट फैसिलिटी जितनी अच्छी होगी, ई बैंकिंग सिस्टम उतना ही अच्छा वर्क कर पाएगा। थैंक यू वेरी मच।